क्या देखने को मिलता है? लाइफ फॉर्म देखने को मिलता है। जीवन आना शुरू होता है, सबसे पहले एल्गे के फॉर्म में, फिर बैक्टीरिया के फॉर्म में, फिर छोटा बंदर बड़ा बंदर करते करते हम लोग आ जाएंगे। देखो जैसे ही लाइफ आना शुरू हुआ, जैसे ही ह्यूमंस आने शुरू हुए, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया ना कि ये जो ह्यूमंस आ रहे हैं, ये जो ह्यूमंस बन रहे हैं, इन ह्यूमंस को हम कैसे रेगुलेट करें? इन ह्यूमंस को रेगुलेट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये अपने मर्जी के मालिक है। तो फिर उस समय क्या हुआ कि ह्यूमंस को रेगुलेट करने के लिए एक टूल बनाया गया, और उसी टूल को हम लोग आज किस चीज से जानते हैं? तो रिलीजन इज नथिंग बट अ टूल टू गवर्न ह्यूमन बींग्स। इतना क्लियर हो गया? आप खुद देखो ना कि आप अगर सुबह आ रहे हो तो बहुत लोग पूजा करके आते हो। क्यों आते हो? कहाँ लिखा गया है? यू आर बाउंडेड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। वहीं कोई मुस्लिम होगा तो वो हो सके नमाज पढ़ के आता होगा, बिकॉज ही इज बाउंडेड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। तो आप जो भी चीजें सारा दिन में करते हो अपने धर्म के हिसाब से करते हो। इतना क्लियर है? अब इसी रिलीजन से हमको क्या देखना है कि जो हमारे देश का जो पहला सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें धर्म कैसा था, इसमें रिलीजन कैसा था। जैसे आज अगर हम आप बच्चों से पूछे ना कि रिलीजन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भगवान की पूजा। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद गॉड। भगवान से इसका कुछ नहीं है। रिलीजन इज ऑल अबाउट योर आस्था एंड ट्रस्ट। आपको जिस चीज के ऊपर विश्वास है, जिस चीज के ऊपर ट्रस्ट है, आप उसी की पूजा करते हो। कल के डेट में अगर आपको इस मार्केट के ऊपर भरोसा हो गया कि ये मार्कर आपका जीवन बदल सकता है, तो आप इस मार्कर का पूजा करना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो सवाल ये है, जैसे आपको शिव के ऊपर विश्वास है तो आप शिव की पूजा करते हो, किसी को विष्णु के ऊपर विश्वास है तो वो विष्णु का पूजा करता है, किसी को देवी माँ के ऊपर विश्वास है तो वो देवी माँ का पूजा करता है। तो आप वो आपके विश्वास के ऊपर है। अब होता क्या है ना कि यू हैव टू रिमेम्बर ओवर हियर कि आज हम अगर धर्म बोले तो हमारे रिलीजन जब भी हम बोलते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सुंदर सुंदर भगवान आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी रिलीजन था, तो यहाँ पे भगवान क्या थे? क्या यहाँ पे ब्रह्मा थे? क्या यहाँ पे विष्णु थे? क्या यहाँ पे महेश थे? तो आंसर इज नो। यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे लोग पूजा करते थे नेचर की। तो हड़प्पा में जो धर्म था ना, वो क्या था आपका? नेचर वर्शिप। जो नेचर में जो चीज हमको एडवांटेज दे रहा है, उसी एडवांटेजियस चीज का हम क्या करते थे? पूजा करते थे। इतना क्लियर होगा? अब देखो, अगर हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन का धर्म समझना है अच्छे से, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन समझना पड़ेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। वो क्या है? सील्स। सील्स का मतलब क्या होता है? स्टैंप या मोहर। ठीक है? अब देखो, इस सील से कुछ बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। पहला चीज पूछेगा कि ये जो सील्स बना था, तो ये किस मटेरियल से बना था? तो आपको एक नाम याद रखना है, दैट इज स्टेटाइट। हालांकि सील और भी बहुत सारे चीजों से बना हुआ था, टेराकोटा से भी बना हुआ था, बट सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या था हमारा? स्टेटाइट। अब पूछोगे सर स्टेटाइट क्या होता है? तो स्टेटाइट जो है, इट वाज अ सॉफ्ट रिवर स्टोन। जब आप रिवर के बेड पे जाओगे ना, तो वहां पे बहुत हल्के हल्के पत्थर मिलते हैं। उसी हल्के पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटाइट। और यही स्टेटाइट से क्या बना हुआ था? सील। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछेगा आपसे। दूसरा क्या पूछता है कि इस सील का शेप क्या था? ठीक है, देखने में कैसा था? तो बहुत लोग स्क्वायर बोलते हैं, बट हम क्या बोलेंगे कि सील आपका किस शेप का था? तो ज्योमेट्रिकल शेप का था। ठीक है? ज्योमेट्रिकल शेप मतलब कुछ सील हमको सर्कुलर भी मिले हैं, कुछ रेक्टेंगुलर भी मिले हैं, बट आउट ऑफ ऑल दी शेप जो सबसे ज्यादा मिला है वो कौन सा मिला है? स्क्वायर शेप। ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो स्क्वायर शेप सील्ड है ना, ये भी हमको दो तरह का मिला हुआ है। एक कुछ देखने में ऐसा था, और दूसरा भी कुछ देखने में ऐसा ही था। दोनों में फर्क क्या था? एक में केवल पिक्चर्स बने हुए थे,
और एक में क्या था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बीच में क्या बने हुए हैं, पिक्चर बने हुए हैं। क्लियर है? अब देखो ये जो सील हमसे मिला है ना, ये जो सील हमको मिला है, इसी सील के ऊपर कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट क्या था। जैसे मान लो हमारे हिंदी का स्क्रिप्ट क्या है, तो देवनागरी है। उसी तरह ये जो भाषा में लिखावट है, ठीक है, ये लिखावट का स्क्रिप्ट क्या है, ये हमसे एग्जामिनर पूछता है। तो अगर स्क्रिप्ट पूछे ना, तो पहला चीज आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट क्या था आपका, पिक्टोग्राफिक इन नेचर। कुछ पिक्चर बने हुए हैं, कुछ ग्राफिक बना हुआ है और कुछ लिखावट है, पिक्टोग्राफिक इन नेचर। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत पहले आता था, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन क्वेश्चन वही रहेगा कि व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट ऑप्शन में पिक्टोग्राफिक नहीं देगा। तो अगर ऑप्शन में पिक्टोग्राफिक नहीं देगा तो आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा, अननोन, नहीं पता हमको। क्लियर है? क्या है, नहीं पता। लेकिन एग्जामिनर अब और ज्यादा चालाक हो गया है। एग्जामिनर जानता है कि सब टीचर ये दो चीज पढ़ाते हैं, पिक्टोग्राफिक एंड अननोन। तो सारे बच्चों 90% बच्चों को पता होगा कि इंडस वैली का स्क्रिप्ट क्या है, पिक्टोग्राफिक है या अननोन है। अब एग्जामिनर क्या करता है, तीसरा नाम देता है। और वो तीसरा नाम क्या है, ये बोस्ट्रोफेडोन। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। हम क्या बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट क्या था, पिक्टोग्राफिक और अननोन और बोस्ट्रोफेडोन। अब बोलोगे सर बोस्ट्रोफेडोन क्या होता है, तो बोस्ट्रोफेडोन इज नथिंग बट इट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग। लिखने का एक आर्ट है। जैसे मान लो हम लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिखावट क्या था, सपोज ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ठीक है। पहला जो लाइन शुरू होगा वो कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, और फिर जहाँ पे ये खत्म हो रहा है यहीं से आपका दूसरा लाइन शुरू होगा, लेफ्ट टू राइट। फिर ये जहाँ पे खत्म होगा तीसरा लाइन कहाँ पे शुरू होगा, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो लिखावट का तरीका है ना, इसी लिखावट के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफेडोन। ये क्लियर हुआ इतना? यहाँ तक समझने में दिक्कत? धर्म क्या है, तो पहला धर्म क्या था, नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप समझने के लिए हम लोगों ने क्या समझा, सील्स। तो सील से हम लोगों ने 3-4 चीजें समझी। किससे बना हुआ है, स्टेटाइट। शेप क्या था, ज्योमेट्रिकल, बट मैक्सिमम कौन सा मिला हुआ है, स्क्वायर। दो तरह का है, जहाँ पे एक में कुछ पिक्चर होंगे और एक में कुछ लिखावट होगा और पिक्चर होगा। अब इसी लिखावट या पिक्चर से क्या क्वेश्चन पूछता है कि स्क्रिप्ट क्या है, तो स्क्रिप्ट से 3 नाम याद रखने हैं। पहला पिक्टोग्राफिक, ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या मिलेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या मिलेगा, व्हाट इज बोस्ट्रोफेडोन, आर्ट ऑफ राइटिंग। पहला लाइन राइट टू लेफ्ट, दूसरा लाइन लेफ्ट टू राइट, तीसरा लाइन जैसे सांप चलता है ना, जैसे नोकिया का जो पहले मोबाइल था चलते थे ना कि इस तरह से, तो यही है बोस्ट्रोफेडोन। अब देखो, अब हम लोग धर्म को समझते हैं। तो डस्टर वगैरह कुछ नहीं। सर रहने दीजिए, मिल गया। हाँ हाँ मिल गया। अब बोलोगे सर ये सील से हम लोग कैसे धर्म समझेंगे, ठीक है, सील से कैसे रिलीजन समझा जाए, ये सवाल है। तो देखो हमको बहुत सारा सील मिला है, ठीक है। जैसे अगर हम एक सील बात करें ना, तो ये एक सील जो है कुछ हमको इस तरह से मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक आदमी है इस तरह से कुछ, ये आदमी योगा कर रहा है, इस आदमी का 2 सिंग है, ठीक है। ड्राइंग देख के कोई हंसेगा नहीं। तो क्या है, आदमी बना हुआ है, आदमी क्या कर रहा है, योगा। आदमी का माथे में क्या है, 2 सिंग है। और इस आदमी के आसपास बहुत सारे एनिमल्स है, जिसमें से एक एनिमल क्या है आपका, एक्चुअली में बुल नहीं था, बट बुल का एक फॉर्म है, ठीक है। अब जस्ट इस पिक्टोग्राफिक ये सील को देखो कि एक आदमी योगा कर रहा है, उसके आसपास बहुत सारे जानवर है, जिसमें से एक जानवर
ठीक है। अब इस सील को देख के लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि दिस इज द सील ऑफ पशुपति। बहुत जन इनके पीछे क्या लगा देते हैं, पशुपति महादेव। ठीक है, देखो तो बहुत बार बोला जाता है ना कि ये जो पशुपति शील है ना, इट इज ऑल्सो द सील ऑफ आदि शिवा। आदि शिवा का मतलब, आदि का मतलब क्या होता है, शिवा का एकदम अर्लीस्ट फॉर्म, शिव जी का एकदम अर्लीस्ट फॉर्म क्या था, पशुपति। अब बोलोगे सर ये है क्या, अगर आप नाम को तोड़ो, पशु प्लस पति, पति का मतलब होता है लॉर्ड एंड पशु का मतलब एनिमल, तो लॉर्ड ऑफ एनिमल को क्या बोला जाता है, पशुपति महादेव। क्लियर है, तो इसकी पूजा हम लोग करते थे, ये सील से हमको पता चल रहा है। अब देखो एनिमल इज अ पार्ट ऑफ नेचर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है आपका, नेचर वर्शिप। क्लियर है। वहीं पे एक सील हमको और मिला है, वो कुछ इस तरह से है, ये लास्ट दिन में मैंने बताया था। इस सील में क्या आपके बहुत सारे पत्ते दिखाए गए हैं इस तरह से। ठीक है, और क्या बोला जाता है कि ये जो सील है, ये जो सील है ना, ये किसका है, लीफ किसका है, पीपल ट्री का। और पीपल ट्री की पूजा आज भी हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट दिन बताया था आपको, प्लांट आपके दो तरह के होते हैं, C3 और C4। तो पीपल क्या है, पीपल जो है ये आपका 24 घंटे क्या देता है, आपका ऑक्सीजन देता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। बट आज यह ऑक्सीजन देने वाला फंडा नहीं है, आज क्या हो गया है, स्पिरिचुअल फंडा हो गया है, कि जहाँ पे पीपल और बैनियन ट्री होगा, जहाँ पे पीपल और बड़ का पेड़ होगा, उस पेड़ में क्या होते हैं आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रहते हैं। इसीलिए अगर आप वहां पे जाके जल चढ़ाते हो या पूजा करते हो तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपना कर्म करते रहो, भगवान आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। आप सोचोगे पढ़ाई नहीं करोगे और पीपल के पेड़ में जाके जल चढ़ाओगे तो पास हो जाओगे, वो चीज नहीं होगा। भगवान भी उन्हीं का मदद करता है जो अपना मदद खुद करता है। तो हमेशा मेहनत करो, पढ़ो, और उसके बाद जो समय बचे उसमें जाके पूजा पाठ करो। दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 घंटा पढ़ते रहो, पूजा पाठ मत करो। पूजा पाठ इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, करने से आपका मन शांत होता है, बट वो और उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे। तो विदाउट कर्म, पूजा करने से, अंगूठी पहनने से, एस्ट्रोलॉजर को दिखाने से, ज्योतिषी को दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखो एक सील हमको और मिला है, ये सील हम लोग, इस तरह का चीज हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। तो एक सील हमको मिला है कुछ इस तरह से, इस तरह का कुछ पहनते हो जिसको हम लोग ताबीज बोलते हैं, या बहुत तरह टेक्निकल भोजपुरी लैंग्वेज में जाओगे तो जंतर वगैरह बोला जाता है इसको। तो ये ताबीज वगैरह हम लोग आज भी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं आज हम लोग ताबीज, बुरी नजरों से बचने के लिए, या नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर करने के लिए। ठीक है, तो देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ नेचर। जैसे पॉजिटिव एनर्जी आप बोलते हो नेचर का पार्ट है, उसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी क्या है। और इस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर रखने के लिए हमारे घर वाले हमको क्या पहनाते हैं, ताबीज। तो हमेशा याद रखना कि इस तरह का प्रैक्टिस, जहां पे नेगेटिव एनर्जी को वार्ड ऑफ करने के लिए या दूर करने के लिए अगर हम ताबीज पहनते हैं, तो इस तरह के प्रैक्टिस को बोला जाता है शामनिक प्रैक्टिस। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट दे सकता है कि इंडस वैली पीपल हैड द आइडिया ऑफ शैमनिज्म। तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, सही होगा। अगर उनको था आइडिया तभी वो क्या पहनते थे, ताबीज पहनते थे। और किस लिए पहनते थे, बुरी नजर से बचने के लिए। तो ये कुछ, अब देखो नेगेटिव एनर्जी पार्ट ऑफ नेचर, पीपल ट्री पार्ट ऑफ नेचर, बुल क्या है, या पशुपति महादेव क्या है, पार्ट ऑफ नेचर। क्लियर है। फिर एक सील और याद रखना, एक्चुअली ये सील नहीं है, एक फिगर है जो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर घर से मिला है। अरे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। मान लो कि ये हम लोग क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, अभी हम लोग सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड है। ये हम सबका अपना अपना घर है, तो हम सबके घर से ये फिगर मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। बोलो कोई फिगर है क्या, तो ये फिगर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को,
तो देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक लेडी है, ठीक है, और इस लेडी का जो नेवल पॉइंट है ना, नाभि जो है, इस नेवल पॉइंट से क्या हो रहा है, एक प्लांट निकल रहा है और इनके पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, एनसर्कल कर रहा है, कवर कर रहा है। इस लेडी के नेवल से क्या निकल रहा है, प्लांट लीफ निकल रहा है इस तरह से, इनके पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। और इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ मदर गॉडेस। तो मदर गॉडेस का जो फिगर है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर घर से मिला है। अब देखो ये महिला या ये मदर गॉडेस क्या कर रही है, प्लांट को जन्म दे रही है, और जन्म वही दे सकता है जो फर्टाइल हो, ठीक है। तो इसीलिए मदर गॉडेस को हम लोग गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि ये जन्म दे रही है। जैसे आज भी बोला जाता है ना कि आज भी अगर आप समाज देखो तो समाज हम पुरुषों से नहीं चलता है, समाज बनता है महिलाओं से। समाज का असली निर्माण या समाज का मेन पिलर, सोसाइटी का मेन पिलर कौन होती है, वुमन होती है। क्योंकि अगर वुमन ना हो तो आपका मेरा किसी का जन्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इसीलिए भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, हम पुरुषों को नहीं दिया जाता है। फिर महिलाएं बोलती है कि उनके साथ भेदभाव होता है। इतना क्लियर है? तो धर्म समझ में आ गया। प्लांट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, नेगेटिव एनर्जी पार्ट ऑफ नेचर। तो हर वो चीज जो नेचर में हमको एडवांटेज दे रहा था, लोग उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या होगा कि इसी नेचर के पार्ट को या इसी नेचर को हम लोग एक नाम दे देंगे। जब हम वहां पे धर्म पढ़ेंगे हम समझेंगे कि वैदिक पीरियड जैसे ही पढ़ेंगे तो हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया, नेचर के ही एलिमेंट को हम लोगों ने नाम देना शुरू किया। बिजली चमक रहा है तो उस चमकते हुए बिजली को हम लोगों ने नाम दे दिया इंद्र का। पानी आ रहा है तो उस पानी को हम लोगों ने नाम दे दिया वरुण का। हवा चल रहा है तो हवा को नाम दे दिया मारुत का। तो हवा, पानी, बिजली क्या है, नेचर का पार्ट है। तो उसी नेचर के पार्ट को अब नाम दिया जाएगा। और आज भी आप जिस भगवान की पूजा करते हो ना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर। तो नेचर के ही एलिमेंट को हम लोगों ने क्या किया है, शिव ठाकुर बना दिया है, किसी को विष्णु बना दिया है, किसी को ब्रह्म बना दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये कंटिन्यूटी है। आप देखोगे ना, अगर आप सोचोगे कि इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आज से 5000 साल पहले चल रहा था, अगर आपसे कोई एक चीज पूछे कि भैया एक चीज बताओ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी चलता था और हमारे आज के टाइम 2025 में भी चल रहा है, क्या बोलोगे? नेचर का वर्शिप। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग क्या करते थे, पीपल का पूजा। आज भी क्या करते हैं? तो ये प्रथा इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलता आया है। तो ये कंटिन्यूटी है। अब बहुत सारा चीज, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कुछ चीज हम लोग प्रीवियस चीज से कंटिन्यू करते हैं और कुछ चीज खत्म हो जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला घर था। तो वहां पे 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला घर जो था ना, वो आज का 1 तल्ला 2 तल्ला जैसा नहीं है। उस समय का 3 तल्ला घर आपकी इस क्लासरूम जितना होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। फ्लोर इतने ही बड़े बड़े होंगे, मतलब इसमें ही 3 तल्ला आ जाएगा। बट आज का 3 तल्ला इमेजिन करो कितना बड़ा होता है। तो वो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया वहीं पे। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, बिल्डिंग्स क्या होंगे, आपके बड़े होते जाएंगे। बट पूजा पाठ जो धर्म है वो उसी हिसाब से चलता है। कुछ चीजें हमने छोड़ दी और कुछ चीजें हम आगे लेके बढ़ते हैं। ये जीवन का सार होता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, तो कुछ कुछ आदत आपको छोड़नी पड़ेंगी और कुछ आदत आप अपने साथ लेके चलोगे, और वो आदत आपका बुढ़ापे तक रहेगा। वो क्या है? आपका कैरेक्टर। आपका जीवन में आप सब कुछ बदल सकते हो, आपका नेचर नहीं बदल सकते हो। क्लियर है? अब लास्ट लिखिए, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कब डिक्लाइन हुआ था ये? 1750। हमने टाइम पीरियड पहले ही लिखा था, 2500 से फिर 50। वेरी गुड। अब बताइए डिक्लाइन होने का कारण क्या क्या था? आप लोग का स्कूल कितने बजे से है? बगल में ही है क्या? कहाँ है ये? 5 मिनट का समय से निकल जाना।
तो बताइए डिक्लाइन होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो देखो पहले क्या होता था ना, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब आईवीसी की अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो बहुत सारे थ्योरीज दी जाती थी, ठीक है। जैसे एक थ्योरी ये बोलता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ था आपका फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से। एक थ्योरी ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ था आपका भूकंप अर्थक्वेक की वजह से। एक सिविलाइजेशन ये था कि जो नदी थी, रिवर थी, उसने अपना क्या कर दिया था, रास्ता चेंज कर लिया था। एक थ्योरी ये भी दिया जाता था कि बाहर से कोई ग्रुप आया जिसको हम लोग आर्यंस बोलते हैं, और उन आर्यंस लोगों ने क्या किया, हमारे देश में इन्वेट किया और सारे लोगों को मार दिया। बट ये थ्योरी को हम लोग नकार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ये भूल थ्योरी है, ठीक है। पहले बहुत सारी थ्योरीज थी, बट अभी क्या किया गया है ना, अभी इन सारे थ्योरीज को क्लब करके एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया गया, कॉमन नेम दे दिया गया है। अब हम क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन कारण क्या है आपका, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स अर्थक्वेक भी है, बाढ़ भी है, नदी का रास्ता बदलना भी है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया गया है, सारे फैक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या बोला गया है कि आउट ऑफ ऑल द फैक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज फ्लड, बाढ़। मतलब समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का कारण आपका बाढ़ भी है, आपका भूकंप भी है, नदी का रास्ता बदलना भी है। लेकिन इन सारे फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका, बाढ़। मेन फैक्टर जिसके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है वो क्या है, बाढ़। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा एविडेंस दिया गया है, तो बाढ़ को सपोर्ट करने के लिए ना, जिन लोगों ने बाढ़ का थ्योरी या फ्लड का थ्योरी दिया था, इन लोगों ने इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल दिया है आपका मोहनजो दारो का। अब बोलोगे सर ये है क्या, तो जो प्रेजेंट डे मोहनजोदारो हमको मिला है ना, उस मोहनजोदारो के नीचे 7 और मोहनजोदारो है। नहीं समझ में आया तो सपोज ये डस्टर को इमेजिन करो कि क्या है, मोहनजोदारो है। पहला सिटी बना, बाढ़ आया, पूरे सिटी को तबाह कर दिया। फिर इसी तबाह हुए सिटी के ऊपर क्या बना है आपका, एक और बना है। दोबारा से बाढ़ आया, दोबारा से क्या हुआ, खत्म। तो ऐसे करके टोटल कितने लेयर बने हैं, 7। तो इस 7 लेयर से हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लड जो है, फ्लड वाज अ फ्रीक्वेंट फेनोमेना इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर हो रहा है। तो एग्जांपल थ्योरी सपोर्ट करने के लिए किसका दिया गया है, मोहनजोदारो। एक जो प्रेजेंट मिला है उसके नीचे 7 और लेयर है। क्लियर हो गया। अब फ्रेश पेज खोलो और उसमें लिखो वैदिक पीरियड, एकदम नया पन्ना, और उसमें क्या लिखना है हमको, वैदिक पीरियड। आज हम लोग पॉलिटी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो कोई एक बच्चे का काम होगा, जैसे ही 9:30 बज गया होगा इतने, हाँ, तो 15 मिनट बाद मेरे को रोक देना, 9:45 में, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखो कि वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 वैदिक। बट इस वैदिक पीरियड को शुरू करने से पहले ना हमको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। वो टर्म क्या है आपका, आर्यंस। वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड शुरू करने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, आर्यंस। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आर्यंस का नाम आए, जब भी आर्यंस आप कहीं पे भी सुनो, तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आना चाहिए कि आर्यंस कौन थे, हु वेयर आर्यंस, आर्यंस कहां से आए थे, और आर्यंस क्यों आए थे, हु वेयर एंड वाई। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्यन कौन था, तो क्या बोलोगे,
मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि मान लो कि पहला ऑप्शन है आपका आर्यन एक रिलीजियस कम्युनिटी था, एक धार्मिक कम्युनिटी था। आर्यंस एक एथनिक कम्युनिटी थे, या आर्यंस एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थे। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कॉमन भाषा बोलने वाले लोग। तो हमें क्या बोलना है कि आर्यंस जो थे ना, ये कौन थे? तो दे वेर बेसिकली योर लिंग्विस्टिक पीपल। लिंग्विस्टिक पीपल का मतलब क्या है कि ये सारे लोग एक कॉमन भाषा बोलते थे, और उस कॉमन भाषा का नाम क्या है? आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो आर्यन कौन थे? लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। और ये कौन सा भाषा बोलते थे? आपके आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है? अब देखो आर्यंस कहां से आए थे। अब इस कहां से आए थे को लेके बहुत बड़ा डिबेट चलता है, और जहां पे भी डिबेट आएगा वहां पे क्या आएगा? आपका थ्योरी आएगा। तो आर्यंस को हम लोग एक सटीक जगह से नहीं बोल सकते कि आर्यंस यहीं से आए थे, क्योंकि इसको लेके बहुत डिबेट चलता है और बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। जैसे मैं बताता हूँ, एक थ्योरी ये बोलता है कि हमारा जो आर्यंस है ना, वो कहाँ से आए थे? आपके आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक कहाँ पे है रीजन? नॉर्थ पोल में कि साउथ पोल में? नॉर्थ में। तो इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। और ये थ्योरी दिया किसने था? आपके बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं पे एक थ्योरी ये भी है कि आर्यंस जो है वो कहाँ से आए थे? आपके तिब्बत से आए थे। तिब्बत कहाँ पे है? चाइना ऑक्यूपाइड एरिया। ठीक है, तो तिब्बत वाला थ्योरी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से ना बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। ठीक है, बट हमें क्या याद रखना है कि आउट ऑफ ऑल द थ्योरी जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो हम लोग मानते हैं, वो क्या है? कि आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जितने भी सारी थ्योरीज दी गई है, आउट ऑफ ऑल दी थ्योरी सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी क्या है? कि आर्यंस कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया। और ये थ्योरी किसने दिया था? आपका मैक्स म्यूलर ने। तो मैक्स म्यूलर गेव दिस थ्योरी कि आर्यंस केम फ्रॉम योर सेंट्रल एशिया। अब बताओ सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो सेंट्रल एशिया कहाँ पे है? तो रशिया देखोगे ना, रशिया का जो सदर्न पार्ट है, उस सदर्न पार्ट के ठीक नीचे जो कंट्री आपको देखने को मिलेगा, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सारे कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया। और इस कंट्री का नाम भी बहुत यूनिक है। जैसे मान लो एक कंट्री में लिखता हूँ उज्बेकिस्तान, ये कंट्री है, नाम सुने होगे पहले। अब देखो यहाँ पे स्थान का जो मतलब है ना, स्थान का मतलब होता है लैंड, और उज्बेक क्या है? तो उज्बेक आर द ट्राइब ऑफ दिस लैंड। तो यहाँ का जो ट्राइब है ना, उसके नाम पे ही कंट्री का नाम रखा गया है उज्बेकिस्तान। जैसे तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तो स्थान का मतलब क्या हुआ? लैंड, और उस लैंड का ट्राइब कौन है? किर्गिज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इंक्लूड मत करना इसमें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। क्लियर है? इतना इतना समझ में आ गया? तो कौन थे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी? कहां से आए थे? आपके सेंट्रल एशिया। थ्योरी किसने दिया था? मैक्स म्यूलर। अब क्यों आए थे? सवाल ये है। तो देखो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, यहाँ पे जो लोग होते थे, वो मैक्सिमम लोग क्या होते थे? आपके पैस्टोरलिस्ट पीपल। पैस्टोरलिस्ट पीपल का मतलब जानते हो? ऐसे लोग जो लोग एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस करते हैं। अब बोलोगे ये है क्या सर? पशुपालन जानते हो? तो ये ऐसे लोग थे जिनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? पशुपालन या एनिमल रियरिंग। अब मान लो कि हम सब आर्यंस हैं, हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? एनिमल रियरिंग या पशुपालन, और हम सब के घर पे गाय है। तो हम क्या करेंगे? अपने गाय को चराने के लिए एक माठ पे लेके जाएंगे। मान लो हमारे पूर्वज भी यही करते थे,
तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जिस जमीन पे हम लेके जा रहे हैं अपने जानवर को, वो जमीन में अब घास उगना बंद हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा। मान लो अगर घास उगना बंद हो गया तो अब क्या करोगे अपने जानवर के साथ? गाय को छोड़ दोगे या उसको पालोगे? पालोगे। अब पालने के लिए आप क्या करोगे? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करोगे जहां पे आपको जमीन अच्छी मिले और जहां पे घास हो। क्लियर है? तो सिंस इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एनिमल रियरिंग, पशुपालन, तो ये एक जगह से दूसरे जगह हमेशा क्या करते थे? माइग्रेट करते थे, ताकि अपने जानवरों को अच्छा लैंड पे लेके जाके उनको घास खिला सके। ठीक है। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक थ्योरी आता था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बट मैं अभी क्या बोल रहा हूँ? आर्यन माइग्रेटेड टू इंडिया, दे नेवर इन्वेडेड इंडिया। जब आप इन्वेजन करते हो तो लड़ाई के मकसद से करते हो, लेकिन आप माइग्रेट कर रहे हो भारत में, इसीलिए उस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। उस थ्योरी को हम लोग नहीं बोलते हैं। पहले माना जाता था लेकिन अब उसको हम लोग नहीं मानते हैं। क्लियर है? तो क्या आर्यन भारत में इन्वेट किए थे या माइग्रेट किए थे? माइग्रेट। अब माइग्रेट क्यों किए थे? तो इन सर्च ऑफ गुड लैंड, अच्छी जमीन की तलाश में। अच्छी जमीन इनको क्यों चाहिए था? क्योंकि इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? एनिमल रियरिंग। तो वाई का भी जवाब मिल गया। क्यों आए थे? इन सर्च ऑफ गुड लैंड। और क्यों गुड लैंड? तो इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था आपका? एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रियरिंग। इतना क्लियर है? अब देखो मान लो हम सब आर्यन हैं और हम सब का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? पशुपालन। तो हमारा काम क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। अब देखो एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेट करते रहते हैं ना, उनको इंग्लिश में बोला जाता है नोमैडिक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आर्यंस नोमैडिक थे, तो हम क्या बोलेंगे? यस। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये बेस बन रहा है आप लोगों का ढांचा, जिसको बोलते हो ना कि कोई भी चीज पढ़ो तो आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको यही सोच लेकर आना है कि सर एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करेंगे। तो आपने तो बताया था कि ये एनिमल रियरिंग करते थे, बट ऑप्शन में तो नोमैडिक दिया था। तो आपको इंस्टेंट वहीं पे सोचना पड़ेगा कि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे तो क्या इनको हम घुमंतु बोल सकते हैं, नोमैडिक बोल सकते हैं? तो आंसर इज यस। और वहीं पे आपको ऑप्शन सही मार के आना पड़ेगा। तो ये सोच जो आपको अभी से अपने अंदर लाना पड़ेगा। एनालिटिकल थिंकिंग जब तक नहीं आएगा तब तक लाइफ में प्रोग्रेस आपका नहीं होगा। नहीं तो फिर वो तोता के जैसे हो जाओगे कि आदमी दे रहा है और आप रट्टाफिकेशन मार रहे हो। वो नहीं करना है। रट्टाफिकेशन वाले जोन से अभी से निकलने की कोशिश करो और कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। तब आपका 11 भी इजी हो जाएगा, 12 भी इजी हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी इजी हो जाएगा। क्लियर है? इधर आइए। अब मान लो कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं और सारा दिन हम क्या कर रहे हैं? पशुपालन कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि एक टाइम के बाद हम लोग बोर हो जाएंगे? सारा दिन एक ही काम करो। मान लो सारा दिन आपको कोई पढ़ने बोल दे तो आप पढ़ लोगे? वो तो जीवन में नहीं होगा। 2 घंटा पढ़ते हो लगातार? 2 घंटा भी नहीं हो पाता है। इस उम्र में आप लोग 2 घंटा लगातार बैठ के नहीं पढ़ रहे हो तो आगे कैसे पढ़ोगे? आगे तो एनर्जी और कम हो जाएगा आप लोगों का। अभी तो आप लोगों के अंदर भरपूर एनर्जी है। कोई आप लोग को बोले कि 8 घंटा बैठ के पढ़ लो तो आप लोग को वो भी कर लेना चाहिए। समझ रहे हो? अब मान लो कि जैसे आर्यन बोर हो रहे हैं, आप भी बोर हो रहे हो, तो जब आपको बोरिंग लगता है तो क्या करते हो? एंटरटेनमेंट, गाना वाना सुनोगे, मूवी देखोगे। तो उसी तरह आर्यन भी जब बोर होते थे ना तो ये लोग एंटरटेन करते थे अपने आप को। और ये लोग का एंटरटेनमेंट आप लोग के एंटरटेनमेंट से थोड़ा अलग है। ये लोग कैसे एंटरटेनमेंट करते थे? तो ये लोग बोले कि भाई देखो सारा दिन तो एक ही काम है, चलो कुछ अलग करते हैं। और अलग इन लोगों ने क्या किया? तो ये किया। तो आर्यंस लोगों ने क्या किया? अपने बोरिंग पीरियड में इन लोगों ने वेदास का कॉम्पोजिशन कर दिया। टोटल कितने वेद होते हैं? 4। तो इन चारों वेद की रचना बोरिंग में इन लोगों ने हंसी मजाक में कर दिया। तो जो बोरिंगनेस में भी ये लोग इफेक्टिव काम करते थे। और हम लोग बोर हो जाते हो आप लोग, मैं बताता हूँ आप लोग क्या करते हो? अपना फोन निकालते हो। फोन आज सबके पास होगा,
सोशल मीडिया में जाते होगे, ऐसे करते होगे और आपका हाथ ऐसे ऐसे चलता होगा हर 30 सेकंड में चलता है ना। तो आप लोग को भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये 30 सेकंड वाला चीज कितना खतरनाक है। आप कंटिन्यूअस 30 सेकंड वाला चीज देखोगे ना तो आपका ब्रेन यूज टू हो जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाता है। 30 सेकंड से ज्यादा आप सोच भी नहीं पाओगे फिर, क्योंकि आपका ब्रेन को उस चीज का आदत पड़ चुका है। 30 सेकंड के बाद आपको कुछ नया चाहिए। कोई आपको फोकस करके बोले ना कि 1 घंटा बैठ के कुछ कर लो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर 30 सेकंड के बाद आपका ब्रेन बोलेगा कि कुछ अलग करो, कुछ अलग चाहिए, ये नहीं चाहिए। कोशिश करके देखना, पता चलेगा आपके। एक चीज याद रखना कि आपके इंटायर लाइफ में आपको जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई दूसरा आदमी नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपका दिमाग है। ये हर अच्छा सिचुएशन में आपको उल्लू बनाएगा। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप बच्चे हो ना, कि कभी एग्जाम के टाइम सुबह 5-4 बजे का अलार्म लगा के उठे हो? नहीं, कभी नहीं उठ पाओगे। 5 बजे आपका आंख खुलेगा, खुलते ही क्या बोलेगा? 10 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट और सो जाओ। वो आपका ब्रेन बोल रहा है कि 5 मिनट सो जा, कुछ नहीं होगा। बट वो 5 मिनट कब 5 बजे से 8 बज जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप वहीं पे हिम्मत दिखा के उठ जाते तो ब्रेन का उल्लू बन जाता। लेकिन अभी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपका दिमाग आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपके विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जीवन में दिन में, सारा दिन में 5-10 मिनट, आधा घंटा निकाल के एकांत में बैठो और ध्यान लगाओ, ताकि आप अपने ब्रेन को अपने हाथ पे रखो, दिमाग को अपने हाथ पे रखो। समझ रहे हो? ये अभी बच्चे हो, नहीं समझोगे, बट आगे जैसे बढ़ोगे ना, तो इस चीज को अभी से अपने अंदर लाने की कोशिश करो, आगे बहुत फायदा देगा। अब चार वेदा हम लोग देखते हैं। चारों वेदा कौन कौन सा था? एक आपका, बस रुक जाओ, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। तो ये 4 वेदों का कंपोजिशन किया गया बाय द आर्यन। अब देखो, इन 4 वेदों, इन 4 वेद के अकॉर्डिंग में ना, या इन 4 वेद को आधार बना के, इन 4 वेद को आधार बना के क्या किया गया? पूरे वैदिक सिविलाइजेशन को या पूरे वैदिक पीरियड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेदा की वजह से वेदा के वजह से मतलब, हाँ, इसीलिए इसका नाम वैदिक सिविलाइजेशन पड़ा है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो 4 वेदा है, ऋग, एंड, तो इन 4 वेदा को आधार बना के क्या किया गया है? पूरे वैदिक सिविलाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेदिक पीरियड, और इसका टाइम पीरियड क्या है आपका? 1500 से 1000 बीसी। और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड, और इसका टाइम पीरियड क्या है आपका? 1000 से 600 बीसी। ठीक है। अब नाम देखो क्या है? ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक। इसका मतलब क्या है कि ये जो पीरियड है ना, ऋग वैदिक पीरियड, इस ऋग वैदिक पीरियड में केवल एक वेदा को कंपोज किया गया, तो वो वेदा कौन सा था आपका? ऋग्वेदा। बाकी के जो 3 वेद थे, देखिए, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इसका कंपोजिशन कहाँ पे हुआ है आपका? लेटर वैदिक पीरियड में। अब देखो, अगर डिवीजन हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो समाज होगा, ऋग्वेदिक पीरियड का और लेटर वैदिक पीरियड का, इन दोनों समाज में अंतर होगा। अंतर हुआ है तभी डिवीजन हुआ है। अब वो अंतर है क्या? तो बहुत सारे रीजन है इसमें। पहले एक रीजन समझो कि अगर आप ऋग्वेदा देखो, तो ऋग्वेदा बात करता है आपका हिम्स एंड मंत्रा का, तो यहाँ पे सारे आपको हिम्स एंड मंत्र देखने को मिलेंगे। सामवेदा बात करता है आपका म्यूजिक के बारे में। यजुर्वेदा बात करता है आपका सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में, मतलब पूजा पाठ के समय जो आप हवन वगैरह करते हो, रिचुअल्स करते हो, वो कहाँ पे दिया गया है? यजुर्वेदा में। अथर्ववेद बात करता है आपका मैजिकल स्पेल एंड चार्म्स। मैजिकल स्पेल एंड चार्म्स का मतलब क्या होता है? ब्लैक मैजिक, काला जादू।
इसका मतलब क्या है कि अथर्ववेद के कॉम्पोजिशन से क्या हो चुका है, अब मार्केट में काला जादू आ चुका है। तो अब कोई इंसान नींबू के ऊपर हल्दी लगा के किसी दूसरे के घर के सामने फेंक दे रहा है। तो अब मान लो कि काला जादू अगर हो रहा है तो समाज आपको नहीं लगता है कि डिसरप्ट होगा? जस्ट इमेजिन कि मान लो आप बहुत हंसी खुशी अपना दिन गुजार रहे हो घर पे, एक सुबह आपने दरवाजा खोला, आपने देखा कि एक नींबू है, उस नींबू के ऊपर हल्दी लगा हुआ है, 4-5 झाड़ू का काठी लगा हुआ है और काला मिर्च छिटा हुआ है। क्या होगा आपके घर में? आपके घर का माहौल क्या होगा? थोड़ा खराब हो जाएगा, डर जाएंगे लोग। तो ये छोटा सा इंसिडेंट क्या कर रहा है, आपके पूरे घर के माहौल को बिगाड़ दे रहा है। तो उसी तरह ये काला जादू फिर क्या करेगा, पूरे एक समाज का माहौल, जहाँ पे कोई भी काला जादू नहीं था, पूरा समाज के माहौल को बिगाड़ रहा है, जिसकी वजह से समाज क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है। और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है कि आप किसी के ऊपर करोगे तो वो सामने वाला इंसान भी आपके ऊपर करेगा। अगर देखना है, प्रैक्टिकल देखना है, तो क्या करो, आपका घर जहाँ पे भी है, आपके आसपास में 1-2 घर ऐसा होगा जिससे आप लोगों का बनता नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर के छत वगैरह में कहीं पे भी जाओ और उस जिससे नहीं बनता है ना, उसके घर के सामने एक तलवार या बंदूक ऐसे लगा के छोड़ दो। अगला दिन जब आप सुबह उठोगे ना तो देखोगे उसके घर से भी एक तलवार या बंदूक आपके घर की तरफ लगा हुआ है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप करोगे तो सामने वाला भी करेगा। अगर एक काला जादू कर रहा है तो पूरा समाज भी करना शुरू कर रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ, पूरा समाज आपका चेंज हुआ और ये डिवीजन हमको देखने को मिलता है। तो अभी हिस्ट्री को यहीं पे रखेंगे, अगले दिन हम लोग ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक को कंपेयर करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। क्लियर है? अब हेडिंग दो पॉलिटी। तो पॉलिटी हम लोगों ने पहला दिन मैंने समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अंडा उंडा ये करके, अगर याद है, मुर्गी अंडा करके समझाया था, तो वो मैं दोबारा नहीं समझा रहा। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। अब देखो, मान लो पॉलिटी अगर हम देखें तो जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ा बताया था कि इंडियन पॉलिटी में हमको पढ़ना क्या पड़ता है, संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या है, वो आपका एक किताब है, वो एक बुक है इस तरह से। अब मान लो अगर बुक है, इसका मतलब क्या है कि संविधान में जितने भी प्रोविजंस है या जितने भी कानून है, लॉज है, वो सारे के सारे क्या लिख किए गए हैं, इस बुक के अंदर लिख दिए गए हैं। तो सिंस हमारे हमारे देश में जितने भी लॉज है, जितने भी प्रोविजंस है, उसको हमने एक किताब में लिख दिया है। तो इस तरह का संविधान जहां पे सारे प्रोविजन को लिखा जाता है, वैसे संविधान को हम लोग बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का किताब नहीं है, कुछ प्रोविजन आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, कुछ प्रोविजन आपको सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के कोर्ट के जजमेंट में मिल जाएगा। बट हमारे देश में क्या है, भारत में हर एक प्रोविजन, हर एक कानून कहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के संविधान में। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ओवर इसको एक और नाम से जाना जाता है कि हम लोग बोलते हैं, अगर आपने सारे प्रोविजन को लिख दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिफाइड। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, आपका कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना। जस्ट इमेजिन, लास्ट दिन भी मैंने किताब के माध्यम से शायद समझाया था आप लोगों को, जो लोग नए हो देख लो, कि फॉर एग्जांपल ये आपका किताब है, सपोज ये क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक। अब देखो, जब भी आप बुक खोलते हो ना, तो बुक में आपको जो पहला पेज देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंडेक्स, कंटेंट या इंडेक्स। अब इस कंटेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तरफ जहाँ पे आपका नेम होता है, टॉपिक का नाम या चैप्टर का नाम, और दूसरी तरफ पेज नंबर। तो उसी तरह से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो हर एक चैप्टर्स को ना हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो उसको एक अलग नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है आप।
ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मान लो कि हमने अगर किताब खोला तो यहाँ पे हमको तीन चीजें देखने को मिलती है। हर एक टॉपिक या चैप्टर को हम लोगों ने क्या बोला जाता है, पार्ट्स। अब वो टॉपिक कितने से कितने पेज नंबर में है, तो उस पेज नंबर को क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस पेज नंबर में देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो अलग जगह दिए होते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या किया गया है कि जो इंफॉर्मेशन आपका आर्टिकल में नहीं है उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल। तो शेड्यूल इज नथिंग बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होता है उसको कहाँ पे रखते हैं हम लोग, शेड्यूल में रखते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि जब संविधान को इन्फोर्स किया गया था, कब इन्फोर्स किया गया था, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को कमेंस किया गया था या इन्फोर्स किया गया था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे, 22। आर्टिकल कितने थे, और शेड्यूल कितने थे, 8। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि एट प्रेजेंट मतलब कि मैं आज की बात कर रहा हूँ 2025। तो 2025 में हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट है, 25। आर्टिकल कितने हैं, तो ऑलमोस्ट 448। और शेड्यूल कितना है आपके, 12। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो ये क्या हुआ है, 22 से आपका कितना हुआ है, 25 हुआ है, 3 ऐड हुआ है। ये क्या है आपका, $53 इधर पे ऐड हुआ है और ये पे यहाँ पे +4। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड किया है। मान लो कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हो, ठीक है, मान लो हमने कुछ ऐड किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने कुछ चीजें क्या की है, निकाली है, रिपील की होगी। या मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में के किसी एक प्रोविजन में हम लोगों ने क्या किया है, चेंज किया है, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ठीक है, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोविजन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड कर रहे हो या किसी चीज को रिपील कर रहे हो या कोई एक प्रोविजन है उसको चेंज कर रहे हो, तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संशोधन। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट करने के लिए हम लोग, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अमेंडमेंट जो है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 20। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्टिकल 368। तो ये बेसिक चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हमने 3 ऐड किया है तो ऐड करने के लिए क्या किया होगा, अमेंडमेंट करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट खोला होगा, कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया होगा, 368। इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो ये जो चीज है ना, इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ता है, तुमको हर एक पार्ट के बारे में पढ़ना होता है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, तो ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस में कैसे चलेंगे कि पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा क्या है, अंडा मुर्गी के माध्यम से। आज हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हम खोलेंगे तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ गए। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो जानने से पहले आपको भारत का नागरिक बनाना पड़ेगा मेरे को। तो आज हम लोग बनेंगे भारत का सिटीजन। आज हम लोग क्या बनेंगे, इंडिया का सिटीजन बनेंगे। तो सिटीजन बनने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 समझना पड़ेगा। तो एक बड़ा सा हेडिंग तो पार्ट 2, और क्या लिखना है बगल में, सिटीजनशिप। पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 2 सिटीजनशिप। अब बोलोगे सर ये है क्या, तो सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता। ठीक है। अब मान लो कि अगर भारत में, इंडिया में कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो जब आप इंडिया में घूमने जाओगे तो आपको इंडिया में कितने तरह के लोग देखने को मिलते हैं, भारत में कितने तरह के रेसिडेंट होते हैं।
मान लो कोई मंदिर वगैरह जाओगे तो वहां पे इंडियंस भी आपको देखने को मिलेंगे, फॉरेनर भी देखने को मिलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि भारत में ना आपको दो तरह के रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। एक जो भारत का नागरिक होगा, सिटीजन होगा, और दूसरा कौन होंगे? अब इसी फॉरेनर को क्या है ना, हम लोग बड़े प्यार से इनको एक और नाम से जानते हैं, एलियन भी बोलते हैं इनको। तो फॉरेनर्स आर ऑल्सो नोन एज एलियन, बट वो वाला एलियन नहीं है, कोई मिल गया वाला जादू नहीं है ये दूसरा एलियन है। क्लियर है इसमें? वेरी गुड। अब हमको समझना है कि सर सिटीजन और फॉरेनर मतलब क्या। तो सब जस्ट इमेजिन कि मान लो कि हम लोग कहीं घूमने गए, मैं आप लोगों को घुमाने लेके गया, तो कहीं खाने, बड़ा एक रेस्टोरेंट में मैं आप लोगों को खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ। तो जब हम रेस्टोरेंट में एंट्री कर रहे हैं ना, तो वहाँ का जो मैनेजर आया, वो मैनेजर आके क्या बोला, मेरे को बोल रहा है कि सर आपके लिए रेस्टोरेंट में सब कुछ फ्री है, बट आपके बच्चों के लिए फ्री नहीं है। मैंने पूछा क्यों? तो मैनेजर बोल रहा है कि सर आप हमारे रेस्टोरेंट के फुल टाइम मेंबर हैं, बट आपके बच्चे नहीं हैं। तो आप जो इच्छा आप खाइए, बट आपके बच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन इनको नॉनवेज नहीं मिलेगा। आपके बच्चे भी रेस्टोरेंट में घूम सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकते हैं। इतना क्लियर है? नाउ जस्ट इमेजिन कि जिस रेस्टोरेंट में हम गए हैं ना, वो आपका रेस्टोरेंट नहीं है, वो क्या है? आपका भारत है। तो इंडिया इज अ रेस्टोरेंट। अगर कोई उस रेस्टोरेंट का फुल टाइम मेंबर होगा, तो उस रेस्टोरेंट में सारा चीज उसको मिलेगा, और जो फुल टाइम मेंबर नहीं होगा उसको कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। तो इंडिया इज अ रेस्टोरेंट। अगर आप फुल टाइम मेंबर हो, अगर आप सिटीजन हो, तो आपको सारी चीज मिलेंगी। अगर आप सिटीजन नहीं हो, फॉरेनर हो, तो आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी। कुछ कुछ मतलब लगभग सब चीज मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। अभी कुछ कुछ चीजें क्या है, ये एग्जाम में बड़ा पूछता है। तो देखो, अगर आप भारत के नागरिक हो, तो पहला जो चीज आपको मिलता है पूरा, वो है मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। तो भारत के सारे नागरिक को क्या मिलता है? फंडामेंटल राइट्स। फॉरेनर को भी मिलता है, फॉरेनर को भी क्या दिया जाता है? आपका फंडामेंटल राइट। लेकिन सारे राइट नहीं दिए जाते। कौन कौन से राइट नहीं दिए जाते हैं? तो अभी केवल आर्टिकल लिख के रखो। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये 5 आर्टिकल जो है, दे आर नॉट गिवन टू फॉरेनर्स। और ये 5 आर्टिकल इज नथिंग बट दे आर फंडामेंटल राइट्स ओनली। क्लियर है इतना? ये 5 फंडामेंटल राइट को छोड़ के भारत में बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट है, वो फॉरेनर्स को दिए गए हैं। खाली ये 5 फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं। अब मान लो अगर मैं आपको कोई अधिकार दे रहा हूं, जैसे मान लो कि छोटे घर पे आपके पेरेंट्स चले गए कहीं घूमने के लिए, आपका छोटा भाई या बहन है, तो उस पूरे छोटे भाई बहन का अधिकार आपके ऊपर आ जाता है। तो अगर आपके ऊपर अधिकार आ गया, तो उस दिन आपको कुछ सर्टेन ड्यूटीज भी परफॉर्म करना पड़ता है कि आपका भाई बाहर ना जाए, आपके नजरों के सामने रहे। तो उसी तरह क्या होता है ना, कि अगर आपको भारत में राइट्स दिया गया है, तो राइट्स के साथ साथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको दिए गए हैं, बट फॉरेनर्स को फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दिया गया। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो हम रेसिडेंट समझ गए। देखो, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो जरूरी नहीं है। जैसे फॉरेनर या एलियन होते हैं ना, इनको फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फ्रेंडली एलियन होता है और एक एनिमी एलियन होता है। फ्रेंडली मतलब जिसका रिश्ता भारत के साथ अच्छा है, और एनिमी एलियन मतलब जिसके साथ भारत ऑफिशियली वॉर पे है, युद्ध पे है। मान लो अभी कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तान हमारा क्या हो गया था? एनिमी कंट्री या एनिमी एलियन। और उस समय भारत में जितने भी पाकिस्तानी थे, उनको यहाँ से निकाला जा रहा था कि भैया आप निकल जाओ। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो चीज क्या है ना, समझो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत है, बट एक एक करके प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब एनफोर्स किया गया था?
1950। तो मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल हमको आज़ादी कब मिला था? 1947। और अभी हम लोगों ने हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कौन से पार्ट में है? पेज नंबर क्या, आर्टिकल क्या होगा इसका? तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 जब आप पेज नंबर खोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सिटीजनशिप। अब एक चीज समझो कि पार्ट 2 क्या बोलता है ना, पार्ट 2 बोलता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले, ध्यान से समझना, 26 जनवरी 1950 के पहले भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का सिटीजन कौन होगा, ये कहाँ पे दिया गया है? पार्ट 2 में। ठीक है, बट मेरा और आपका जन्म कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 के बाद। तो हमको नागरिकता कहाँ से मिलेगा? पार्ट 2 से मिलेगा या कहीं और से मिलेगा? तो उसके लिए आपको एक आर्टिकल समझना पड़ेगा, वो है यहाँ पे आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि हमारा संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? पार्लियामेंट को पावर दिया है ठीक है, ध्यान से समझना। आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दिया है? पार्लियामेंट को पावर दिया है कि सर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का सिटीजन कौन होगा, भारत का सिटीजन कौन होगा, ये डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट को क्या बनाना पड़ेगा? एक लॉ बनाना पड़ेगा, और उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? नागरिकता दी जाएगी। अब पार्लियामेंट ने क्या किया है? आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके एक कानून बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो कानून क्या है आपका? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उसको नागरिकता किस कानून से दी जाती है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये क्लियर हुआ? 26 जनवरी के पहले, 26 जनवरी के बाद कौन सा कानून है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। अब देखो, ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 क्या बोलता है? ये बोलता है कि संविधान में, मतलब भारत में, आप सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हो और आपका सिटीजनशिप कैसे जा सकता है, लॉस हो सकता है। तो भारत में किसी इंसान को अगर भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या तरीका है, और अगर किसी को नागरिकता छोड़ना है तो उसके लिए क्या तरीका है? कहाँ पे दिया गया है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ? हो गया है? अब एक बड़ा सा हेडिंग दो, एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप। एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप। बोल दो सर को जा। अरे पानी का बोतल ले लेते हैं ना। तो पहला चीज क्या है? वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप। तो यहाँ पे लिखते जाओ, पहले हम लिख लेंगे फिर हम समझा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला लिखो बाई बर्थ। बाई बर्थ। बाई बर्थ का मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान का भारत के जमीन के ऊपर अगर जन्म हो जा रहा है तो उसको क्या दे दिया जाएगा? भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। सेकेंड लिखो बाई डिसेंट। DESCENT। DESCENT। बाई डिसेंट का मतलब क्या है कि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, आपका जन्म कहीं बाहर हुआ है, लेकिन आपके फादर या ग्रैंडफादर या उनके ग्रैंडफादर का कनेक्शन अगर भारत के साथ है, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आपके अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वो इंडियन है, तो आपको क्या दे दिया जाएगा? भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। तो पहला, आपको भारत के जमीन के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए? बाई डिसेंट, मतलब आपको खून का रिश्ता दिखाना पड़ेगा कि मेरा भारत के साथ कनेक्शन है। थर्ड लिखिए
बाई टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन, बाई टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन, बाई टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन। बाई टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि मान लो कल के डेट में मतलब कौन से कंट्री को कैप्चर किया जाए, किस कंट्री को चाहते हो कि भारत कैप्चर कर ले? नहीं, सुबह सुबह कोई पाकिस्तान का नाम लेता है। आज के डेट में देखो पाकिस्तान वगैरह इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया, ठीक है। आज के डेट में इंडिया का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो, क्या बोलो बाई टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन, मान लो कल के डेट में इंडिया ने चाइना को कैप्चर कर लिया, तो अब वो चाइना चाइना के नाम से जाना जाएगा कि इंडिया के नाम से जाना जाएगा? इंडिया। मीन्स वो पूरा सॉइल किसका हो चुका है अब? इंडिया। तो वहां पे रहने वाले लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भैया अब ये जमीन चाइना का नहीं है, किसका हो गया है? आप भारत का नागरिकता ले लो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो हमारा एरिया छोड़ के जाओ। क्लियर है? तो बाई टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन समझ में आया कि फ्यूचर में अगर हमने किसी एरिया को कैप्चर किया तो उसका जमीन किसका हो जाएगा? वहां पे रहने वाले लोगों को कौन हो जाएंगे? इंडियन सिटीजन। क्लियर है? फोर्थ लिखो बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई फॉरेनर को भारत का सिटीजनशिप चाहिए तो उसको भारत में कितना साल रहना पड़ेगा? 7 साल। क्लियर है? और फिफ्थ लिखो बाई नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फॉरेनर को भारत का नागरिकता चाहिए तो उसको मिनिमम भारत में कितना साल रहना पड़ेगा? 12 साल। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि चल सर जब 7 साल में ही मिल रहा है तो 12 साल क्यों रहे हैं हम? तो ये 7 साल वाला क्राइटेरिया सबके लिए नहीं है। फॉरेनर तो यहाँ भी है, फॉरेनर यहाँ पे भी है। तो ये 7 साल वाला किसके लिए है कि मान लो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब आपका कोई रिश्ता भारत के साथ है, आपके ग्रैंडफादर या फादर या खुद आपका रिश्ता भारत के साथ है, तो आपको अगर भारत का नागरिकता चाहिए तो आपको कितना साल रहना पड़ेगा? 7 साल रहना पड़ेगा। या मान लो बड़े होके अगर आप लोग काम करने विदेश गए और वहीं पे किसी से शादी करके आप सेटल्ड हो गए, फिर आपको डाइवोर्स मिल गया, आपका जो बेटर हाफ है सारा एलिमनी में पैसा लेके निकल गई, आप दोबारा भारत आना चाहते हो और दोबारा भारत का नागरिकता चाहते हो तो आपको कितना चाहिए, कितना साल रहना पड़ेगा? 7 साल। तो अगर आप मैरिज वाला कंडीशन फॉलो करोगे तो इन दोनों के लिए कितना साल है? 7 साल। इसको छोड़ के बाकी सारे फॉरेनर्स को कितना रहना पड़ेगा? 12 साल। ये क्लियर हो गया? तो अब मान लो टोटल कितना वे हो गया, कितना तरीका हो गया? 5। तो ये फिगर भी आपको याद रखना है कि टोटल 5 तरीके से आपको क्या मिल सकता है? सिटीजनशिप। आपको 5 तरीका क्या है? रिवाइज करो। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई नेचुरलाइजेशन। रजिस्ट्रेशन में कितना साल है? 7 और नेचुरलाइजेशन में? दोनों में अंतर समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन सबके लिए नहीं है, किसके लिए है? PIO और मैरिज वाला कंडीशन। क्लियर है? अब देखो सिटीजनशिप तो हमको मिल गया, अब हमको सिटीजनशिप छोड़ना भी पड़ रहा है, लॉस भी करना पड़ेगा। तो अगला हेडिंग तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप। टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन है। मान लो कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप मान लो कि बहुत बड़े गुंडे बन गए, ठीक है। आप मान लो कभी इस वाले एरिया के दादा हो, आपने क्या किया? आपने पूरे बड़ा बाजार को कैप्चर कर लिया, तो वो बड़ा बाजार किसका एरिया हो जाएगा? आपका एरिया हो जाएगा। वहां पे सारे रहने वाले लोगों को किसका रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा? आपका। तो उसी तरह टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन भी है। सिक्किम को, हाँ सिक्किम भी उसी से ऐड हुआ है, गोवा भी ऐड हुआ है। तो गोवा पोर्तुगीज का था, तो 1961 में पोर्तुगीज को गोवा छोड़ के जाना पड़ा, फिर गोवा हमारा हिस्सा बना। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब लॉस लिखो, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इसमें पहले लिखो बाई रेनंसिएशन, बाई रेनंसिएशन, RENUNCIATION, बाई रेनंसिएशन।